हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था कूलॉम्स लॉ और कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी किसी भी चार्ज पर उसके आसपास मौजूद चार्जेस का कितना फोर्स होगा, और ये हम कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के आधार पर। यानी कि किसी भी चार्ज पर जो दूसरे चार्जेस के द्वारा लगाया गया फोर्स होता है वो उन फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक चार्ज Q2 है और यहाँ पर हमने एक चार्ज ले लिया Q3 और एक और चार्ज हमारे पास है Q1। तो यहाँ पर Q2 और Q3 के द्वारा Q1 पर कितना फोर्स लगेगा इसको हम कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कि Q2 का पोजीशन वेक्टर जो है वो वेक्टर R2 है, जबकि Q3 का पोजीशन वेक्टर R3 है, जबकि Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर R1 हमने मान लिया है। अब यहां पर Q2 जो Q1 पर फोर्स लगाएगा वो वेक्टर F12 यानी कि दूसरे चार्ज के द्वारा पहले चार्ज पर जो फोर्स होगा उसको हमने डिनोट किया वेक्टर F12। इसी तरीके से Q3 के द्वारा Q1 पर जो फोर्स लगेगा उसको हमने मान लिया वेक्टर F13, यानी कि Q3 के द्वारा Q1 पर लगाया गया फोर्स। तो यहां पर जो टोटल फोर्स होगा वो फोर्स F3 और F12 का वेक्टर सम होगा। तो यहां पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेक्टर F12 की क्या वैल्यू है। वेक्टर F12 इक्वल टू के यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी कि इसकी वैल्यू होती है, आपको पता है, 1/4πε0, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो यहां पर F12 हो जाएगा K Q2 Q1 अपॉन, यहां पर जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है मैग्नीट्यूड वो हमने मान ली R12, यानी Q2 से Q1 के बीच जो वेक्टर है यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो R12 है, और इसके मैग्नीट्यूड को हम सिंपली R12 से डिनोट करेंगे, और इसका जो यूनिट वेक्टर है उसको हम R12 कैप से डिनोट करेंगे। यहाँ पर R12 जो होगा वो हो जाएगा वेक्टर R12 और इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर K Q2 Q1 अपॉन R12 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि R12 यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से Q3 चार्ज के द्वारा Q1 पर लगाया गया फोर्स वेक्टर F13, ये हो जाएगा K Q3 Q1 अपॉन, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने यहाँ पर ले लिया R13, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा R13, यूनिट वेक्टर होगा R13 कैप। R13 इक्वल टू वेक्टर R13 अपॉन R13, यानी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, तो हमारा यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में यानी F13 के डायरेक्शन में हमको मालूम हो जाएगा। अगर हम इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में निकालना चाहें तो यहाँ पर वेक्टर R12 जो हो जाएगा वो Q2 से Q1 की तरफ डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा जिधर डायरेक्शन निकालना होता है उसके पोजीशन वेक्टर में से, यानी वेक्टर R1 में से वेक्टर R2 अगर हम घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा वेक्टर R12 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें वेक्टर R13 निकालना हो तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन Q3 से Q1 की तरफ है,
तो हम डायरेक्शन जिधर होता है, यानी यहाँ से डायरेक्शन Q3 से Q1 की तरफ है, तो Q1 के पोजीशन वेक्टर में से Q3 के पोजीशन वेक्टर को घटा दें, यानी वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3, ये हो जाएगा वेक्टर R13 के बराबर। तो यहाँ पर R12 की जगह अगर हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं R12 की जगह वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो ये पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में है। फिलहाल मैं इसको इसी तरीके से करने वाला हूँ। तो ये F13 इक्वल टू हो जाएगा K Q3 Q1 अपॉन इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, यानी R13 का स्क्वायर, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर ले लें इस डायरेक्शन में, तो आपका फोर्स जो है वेक्टर फॉर्म में निकल जाएगा, यानी यूनिट वेक्टर R13। तो यहाँ पर जो टोटल फोर्स होगा उसको हमने मान लिया वेक्टर F, वो इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13, यानी ये हो जाएगा K Q2 Q1 अपॉन R12 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12 प्लस K Q3 Q1 अपॉन R13 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R13। यहाँ पर कॉमन हम ले लें K, और Q1 कॉमन हो जाएगा, अंदर ब्रैकेट में हमारा बचेगा Q2 अपॉन R12 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12 प्लस Q3 अपॉन R13 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R13। तो ये तो सिर्फ हमने दो चार्ज के लिए लिया, इसी तरीके से और बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं, Q2 Q3 Q4। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 एंड सो ऑन वेक्टर F1 एंड, क्योंकि हमें Q1 पर ही बाकी चार्जेस के द्वारा फोर्स निकालना है, तो उसका हम वेक्टर सम करना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा इक्वल टू K Q1 सभी में कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा ब्रैकेट में Q2 अपॉन R12 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12 प्लस Q3 अपॉन R13 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R13, और एंड सो ऑन, और लास्ट में Qn अपॉन R1n स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1n। इसको अगर हम चाहें तो सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इक्वल टू Q1, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो ये हो जाएगा Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। यहाँ पर I से स्टार्ट करेंगे, सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, तो I इक्वल टू जो है वो कहाँ से चेंज हो रहा है, 2 3, यानी 1 वाला चार्ज 1 जो है वो Q1 जो है वो चेंज नहीं होगा सब में, तो इसके लिए यहाँ पर 1 ही रखेंगे हम सब में। और यहाँ पर जो 2 3 चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर I इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है और n तक पहुँच रहा है, और यहाँ पर जो है QI आ जाएगा, यानी ऊपर QI की जगह 2 से स्टार्ट करेंगे, Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इस तरीके से, अपॉन R1I, तो यहाँ पर हो जाएगा आप देख सकते हैं R12, फिर प्लस Q3 अपॉन R13। अभी मैं इसको समझाता हूँ, तो और साथ में R1I यूनिट वेक्टर। अगर इसको हम जो है इसी फॉर्म में लिखना चाहें तो आप देख सकते हैं वेक्टर F इक्वल टू Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहाँ पर QI, I की जगह 2 रखना है हमें, Q2 अपॉन R1I, तो R1I की जगह 2 रखना है, R12, और यहाँ पर R1I यानी R12 यूनिट वेक्टर, प्लस अब यहाँ पर हमने 2 रख दिया, 2 के बाद 3 स्टार्ट होगा, तो ये हो जाएगा Q3 अपॉन
R13 यूनिट वेक्टर R I की वन की जगह 1 रहेगा और I की जगह 3, और इसी तरीके से nth के लिए QN अपॉन, क्योंकि n तक जा रहा है ये, अपॉन R1 I की जगह n यूनिट वेक्टर R1 n। तो ये हमारा जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी कि फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का डेरिवेशन है। और यहाँ पर जो भी चार्जेस होते हैं, जैसे कि हमारा ये यहाँ पर जो हमने फिगर बनाया हुआ है, Q2 और Q3 के बीच में जो फोर्स है इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि इस पर जो चार्ज फोर्स होगा Q1 पर, वो इन दोनों के जो फोर्सेस हैं उनका वेक्टर सम होगा, लेकिन आपस में इनके फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कंप्लीट हो गया है टॉपिक, यानी कूलॉम्स लॉ। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।